नमस्कार, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। हर रोज की तरह आज भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ सोर्स है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी जैसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ सोर्स है उससे सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे और उस पर जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज का जो पहला प्रश्न है तो देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, तो इसका आयोजन इस वक्त जो है कंक्लूड हो चुका है एआई एक्शन समिट, और ये हुआ है फ्रांस में। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में आयोजित किया गया है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है अभी 2 देशों की यात्रा पे गए हुए हैं। 2 देशों की यात्रा पे गए हुए हैं, जिनमें से पहले ये फ्रांस जाएंगे और फ्रांस में इनको 3 काम करने थे। ठीक है, पहला तो एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे। एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद एक न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट देखने के लिए जाएंगे, और तीसरा एक वार सिमेट्री, ठीक है, इसको देखने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों काम जो हो चुका है, और प्रधानमंत्री जी जो है अब जा चुके हैं अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति से मिलने के लिए। ठीक है, तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं एआई एक्शन समिट के बारे में, तो अभी पूरी दुनिया में जो है एआई का ही हल्ला हो रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि किस प्रकार से जो है ये पूरी दुनिया के लिए उपयोगी है। यानी दुनिया का हर देश अपने हर सेक्टर में, चाहे हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या अदर सेक्टर हो, उसमें एआई का यूज कर रहा है। क्योंकि एआई में वो पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया में जो भी ग्लोबल इश्यूज है उसको जल्द से जल्द खत्म करने में एआई काफी सहायक हो सकता है। और इस पे ही जो है सभी जो है राय दे रहे थे, सभी लोग अपने अपने राय दे रहे थे। इसमें सारे देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे, जिसमें भारत, फ्रांस और अमेरिका वगैरह सब के प्रतिनिधि इसमें आए हुए थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है अध्यक्षता की है फ्रांस ने, और फ्रांस के साथ भारत ने। ठीक है, इसमें जो डील हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ है एआई एक्शन समिट को लेकर के, इसमें 57 अदर देश ने जो है साइन किया। 57 अदर देश जो है पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर दिया है। ठीक है, मेनली क्या है, एआई एक्शन को लेकर के पूरी दुनिया में एआई किस तरह से काम करेगा, क्योंकि एआई का भी अपना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे पहला प्रॉब्लम क्या है, साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन का, और तीसरा प्रॉब्लम है डीप फेक का। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए पूरी दुनिया में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना चाहिए और क्या कानूनी बाध्यताएं होनी चाहिए, उन सब पे एग्रीमेंट किया गया। उसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से एआई एक्शन समिट को लेकर के कहा जाता है, और इसमें 57 अदर देश ने साइन कर दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एआई एक्शन समिट कहाँ पे हुआ है, फ्रांस में हुआ है। फ्रांस के इस वक्त के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, फ्रांस के जो पीएम है, ठीक है, फ्रैंकोइस बायरो। ठीक है, कैपिटल कहाँ है, पेरिस। ठीक है, तो समझ गए इस चीज को। एआई एक्शन समिट जो है फ्रांस में हुआ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और पीएम फ्रैंकोइस बायरो है। तो कभी भी एग्जाम में आपसे अगर पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन है फ्रांस के, तो तुरंत जो है ये मोटिवेट होकर के राष्ट्रपति का नाम नहीं बताना, इमैनुअल मैक्रोन नहीं बताना, फ्रैंकोइस बायरो जो है फ्रांस के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन नामक संयुक्त विशेष बल अभियान किया है? ठीक है, विच कंट्री हैज इंडिया कंडक्टेड द ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज? ठीक है, ये किसके साथ किया है अभी? तो मिस्र के साथ किया है। ठीक है, साइक्लोन एक्सरसाइज याद रखिएगा, साइक्लोन एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और इजिप्ट का एक्सरसाइज है। ठीक है, साइक्लोन नाम से जो भी होगा वो इंडिया और इजिप्ट का एक्सरसाइज है। ठीक है, सीधे अगर साइक्लोन रहेगा तो इंडिया और इजिप्ट ही साइक्लोन अभ्यास करता है। ठीक है,
अब इस अभ्यास से जुड़ी हुई बातें हैं, ये क्या है, स्पेशल फोर्स का एक्सरसाइज है, स्पेशल फोर्सेज का एक्सरसाइज है, विशेष बलों का एक्सरसाइज है। ठीक है, बायलैटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल का मतलब हुआ द्विपक्षीय, जहां दो पक्ष जो है यानी दो देश एक अभ्यास करते हैं, वो हो गया द्विपक्षीय। तो भारत और इजिप्ट के बीच जो है साइक्लोन नामक जो है अभ्यास किया जाता है। ये जो है ये 3rd एडिशन था, ये तीसरा एडिशन था इस बार का। ठीक है, और कहां पे किया गया है, तो ये अभ्यास किया गया है राजस्थान में। ठीक है, महाजन यहाँ पे जो है एक फायरिंग रेंज है जिसको महाजन फायरिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान में महाजन फायरिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। वहीं पे जो है साइक्लोन नामक स्थान ये अभ्यास हुआ है, किस किस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये इंडिया और इजिप्ट का जो अपना अपना स्पेशल फोर्सेज है, उन दोनों के बीच जो है ये अभियान हुआ है, साइक्लोन नामक एक्सरसाइज चला है। ठीक है, एक्सरसाइज क्या होता है, तो दो देश जो है अपनी अपने तरीकों को दिखाते हैं कि देखिए अगर शत्रु आक्रमण करेगा तो हम इस तरह से टैकल करते हैं। तो दो देश जो है एक तरह समझिए एक फ्रेंडली मैच खेलते हैं। ठीक है, एक दूसरे को जो भी कला आती है, जो भी उनको आर्म्स चलाने का ट्रेनिंग मिला हुआ है, जो भी इनेमी को एलिमिनेट करने का ट्रेनिंग मिला हो, ये अपने रण कौशल को दूसरे देश के साथ साझा करते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी देश जो है परिपूर्ण नहीं है, हर देश के पास कुछ ना कुछ कमी होता है, लेकिन शौर्य के मामले में भारतीय सेना दुनिया में अव्वल पे है। ठीक है, अब नंबर 1 है। इजराइल ने एक बार कहा था कि यदि भारतीय सेना मेरे पास आ जाए तो मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। तो भारतीय सेना का कोई जवाब ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया एयर शो कहाँ आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा जो एरो इंडिया एयर शो है ये आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में ये चल रहा है एरो इंडिया एयर शो, और ये 10 से लेकर के 14 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, तो पूरे ये एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया बिगेस्ट एयर शो है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। ठीक है, और इसमें क्या है, सभी देशों के जो भी मेंबर्स कंट्री आना चाहे इस शो में, सभी देशों के वायुयान आएंगे डिस्प्ले के लिए। ठीक है, सब अपना अपना कर्तव्य दिखाएगा वहां पे कि ये उसके फाइटर जेट्स का ये मतलब ये खासियत है, ये सब चीजें लगी हुई है। और जैसे कि कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि मिथिला चित्रकला लगा हुआ है, या फिर कोई और कनक्लेव लगा हुआ है, या फिर पुस्तक मेला लगा हुआ है। तो ये देशों का अपना एयर शो है। यहाँ पे जो देश जो हवाई जहाज बना के रखा हुआ है उसका एक प्रदर्शनी लगाता है और करके दिखाता है कि देखिए इस तरह से इसका स्पीड है, ये वेट है, ये इस तरह से जो है काम किया जा सकता है। तो वही प्रदर्शनी को ही यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एरो इंडिया एयर शो कहा जा रहा है। ठीक है, सब देश का अपना अपना आएगा। ठीक है, और वहां पे जिस देश को जो पसंद होगा कि हाँ ये वायुयान खरीदना है, अपने देश को प्रपोजल भेजेगा और वहां से जो है परचेज किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये प्रदर्शनी लगा हुआ है। ये चल रहा है अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा है। रक्षा मंत्री अभी कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, यहीं से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस बार के बजट में जो है रक्षा को, डिफेंस को कितने रुपए एलोकेट किए गए हैं, तो 6.81 लाख करोड़ रुपए जो है बजट में इस बार एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत चल रहा है ये एयर शो। कहाँ पे चल रहा है, तो बेंगलुरु में चल रहा है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये एयर शो है। थोड़ा सा 2025 के बारे में जान लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यानी कि 2025 को जो है रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया हुआ है। ठीक है, सुधार का दिवस घोषित किया हुआ है। तो मेन है
आपसे ये एग्जाम बहुत संभावना है कि ये 2025 के बारे में पूछेगा ही पूछेगा कि रक्षा मंत्रालय किस वर्ष को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया हुआ है, तो 2025 किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, और सेल्फ डिफेंस को जो इंडिजियस आत्म जो स्वदेशी निर्मित वायुयान है या डिफेंस का और भी आइटम्स है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरह से प्रदर्शनी में किताबें रखी जाती हैं उसी तरह से यहाँ जो है वायुयान को रखा गया है, ताकि सब देश जो है देख सके और उस डिस्प्ले को, उसके कर्तव्य को देख सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड का नाम है। CSR क्या होते हैं, CSR पहले क्या होता है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। CSR फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक तरह से जो है जो भी कंपनी जो है उसका क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब कि मान लेते हैं कोई कंपनी जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो वैसे भी आप देखते हैं प्राचीन समय से ही भारत में क्या है, दान पुण्य की परंपरा चल रही है। तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो कानून बनने से, CSR कानून बनने से पहले भी क्या करते थे, अपने इनकम का बहुत सारा पैसा समाज में दान कर देते थे, या कुछ काम करवा दिया समाज में, या कहीं पानी पीने की व्यवस्था करवा दी, कुछ स्कूल्स बना दिया। उसी तरह से आज के डेट में क्या है, 2013 में कंपनी एक्ट में ये कानून ही बन के चला आया। ठीक है, कंपनी पे ये बाध्यता लगा दी गई, उसका एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया उसके टर्नओवर के हिसाब से कि इतना रुपया जो है आपको समाज में डोनेट करना पड़ेगा और ये काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने इतने रुपए डोनेशन के रूप में जो है ये काम करवा दिया है। ठीक है, तो इसी काम को क्या कहा जाता है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस बार का जो हर साल जो है ये अवार्ड दिया जाता है कि किस कंपनी ने जो है बहुत अच्छा काम किया है CSR के फील्ड में, CSR में अच्छा काम किया। तो इस बार का जो अवार्ड है वो गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड को, ये सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, और इसने भी जो है बहुत सारे काम करवाए। आप कभी भी किसी तीर्थ स्थल पे जाइएगा, बड़े तीर्थ स्थल पे, तो वहां आप देखिएगा CSR फ्रॉम टाटा कंपनी या जियो कंपनी या फिर SBI, इस तरह से आप जो है बैनर वगैरह या कुछ पोस्टर वगैरह देखिएगा। ठीक है, तो वही गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जो है दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। CSR क्या होता है समझ गए, कंपनी पे कानूनी बाध्यता लाएगी कि आपको समाज में कुछ हिस्सेदारी देनी होगी समाज के उत्थान के लिए। ठीक है, वही जो डोनेशन है उसको एक नया नाम दे दिया गया CSR का। ठीक है, कानूनी बाध्यता डाल के। तो इस बार का जो अवार्ड है वो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, CSR इंटरनेशनल फोरम के द्वारा जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन के फर्स्ट AI अवतार को लॉन्च किया था। ठीक है, तो हाल ही में जो है AI अवतार को लॉन्च करने वाले अमिताभ बच्चन के AI अवतार को, AI अवतार मतलब डिजिटली जो है एक इमेज क्रिएट किया गया, जैसे अमिताभ बच्चन है वैसे उनका एक डिजिटल फॉर्मेट क्रिएट किया गया और वही जो है प्रश्नों के जवाब देते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि IDFC के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये कौन है, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन जो है IDFC के ब्रांड एम्बेसडर है। और ये AI अवतार भी कौन क्रिएट करेगा, तो IDFC बैंक ही क्रिएट करेगा। IDFC बैंक का गठन जो है 2018 में हुआ था। ठीक है, जब IDFC का प्राइवेट लिमिटेड और जो फर्स्ट बैंक करके था वो दोनों जो है विलय हो गया 2018 में, तब से जो है IDFC जो है क्रिएट हो गया था। और सबसे पहले AI अवतार जो बनाया गया, AI अवतार पहले एक ब्रांच के लिए बनाया गया। ठीक है, AI अवतार जो बनाया गया वो मुंबई ब्रांच के लिए बनाया गया, बाद में जो है इसको और 10 ब्रांचों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया।
ठीक है। एआई अवतार का मतलब समझ गए, मतलब अमिताभ बच्चन जी डिजिटली रूप से आपके सभी प्रश्नों को हल करेंगे, सभी प्रश्नों को सुनेंगे और उसका जवाब देंगे। जैसे जो भी एआई इनेबल्ड जो एप्लीकेशन है, जैसे चैट जीपीटी है, उसमें कुछ भी पूछते हैं तो उधर से रिप्लाई आता है, तो ये सिर्फ टेक्सटिंग के जरिए आता है। लेकिन मुंबई ब्रांच में आप जाइएगा आईडीएफसी के, तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन का एक स्क्रीन वगैरह लगा हुआ है और वहीं जो है आपके हर सवाल का वो जवाब देंगे। तो यही है डिजिटल एआई जो है, फर्स्ट एआई अवतार आईडीएफसी बैंक के द्वारा अमिताभ बच्चन जी का क्रिएट किया गया था। ठीक है, चलिए आईडीएफसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा गल्फ ऑफ अमेरिका डे कब मनाया गया। ठीक है, तो जब से यानी कि जनवरी 2020 में, जनवरी 20 को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, डोनाल्ड ट्रंप जब बने हैं राष्ट्रपति, तब से ही जो है मैक्सिको और कनाडा पे जो है काफ़ी ज़्यादा नकेल कसे हुए हैं। मैक्सिको और कनाडा से कुछ अपनी शर्तें हैं, क्योंकि मैक्सिको से काफ़ी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी जो गैर वीज़ा लेकर के जाने वाले लोग हैं, वो घुसपैठ करते हैं अमेरिका में। इस कारण से मैक्सिको बॉर्डर पे पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। और अमेरिका में जो भी क्राइम्स होते हैं, ज़्यादातर जो है मैक्सिको की तरफ से ही लोग जा करके क्राइम करते हैं, स्मगलिंग हो, आर्म डीलिंग्स हो, इस सब के लिए। तो अमेरिका क्या कर रहा है, तो मैक्सिको पे एक कूटनीतिक दबाव डाल रहा है। और इस दबाव के लिए जो है, जो भी गल्फ ऑफ मैक्सिको था पहले, गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसका नाम चेंज करके कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। अब क्या है, ये 1 फरवरी को ये 1 फरवरी को ये ऑर्डर दिया गया और साथ में कहा गया कि हम 9 फरवरी को जो है क्या मनाएंगे, गल्फ ऑफ अमेरिका डे मनाएंगे, गल्फ ऑफ अमेरिका डे मनाएंगे। ठीक है, कब मनाएंगे, तो 9 फरवरी को हर साल जो है गल्फ ऑफ अमेरिका डे मनाएंगे। ठीक है, तो अमेरिका द्वारा गल्फ ऑफ अमेरिका डे कब मनाया जाता है, तो 9 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है, तो मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया गया। यहाँ आप देखिएगा मानचित्र में, तो मैक्सिको के बगल में जो खाड़ी थी गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसी का नाम चेंज करके जो है ये गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया गया है। अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर के लोग रहते हैं, उनको गल्फ ऑफ अमेरिका के ऊपर में जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको भी दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हम और आप जो इंडिया में रहते हैं, अगर ये सर्च करेंगे अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको का, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको भी दिखाएगा और नीचे जो है गल्फ ऑफ अमेरिका भी दिखाएगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको खत्म कर दिया गया, इसको गल्फ ऑफ अमेरिका ही दिखाएगा। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यानी कि गूगल है, एप्पल है, इन सब ने जो है इसका नाम चेंज कर दिया है और अब जो है अपने मैप पे गल्फ ऑफ अमेरिका ही दिखाता है। ठीक है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है सब पे दबाव डाला जा रहा है। चलिए अगला है वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड यूनानी डे। वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है हर साल 11 फरवरी को। ठीक है, अब यूनानी क्या है, तो यूनानी जो है, यूनानी आप नाम सुने होंगे हकीम साहब का। ठीक है, और यूनानी जो है एक पद्धति है, इलाज की, दवा की एक पद्धति है, दवा की एक पद्धति है। जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, वैसे ही यूनानी जो है दवा देने की एक पद्धति है। और कब से है ये ग्रीक पद्धति है। ठीक है, ग्रीक पद्धति है, ग्रीस में जो लोग रहते थे पुरानी सभ्यता में, ग्रीक पद्धति है ये दवा देने की। और इसका संबंध जो है हिप्पोक्रेटस से है, हिप्पोक्रेटस से संबंध है। ठीक है, और भारत में जो है यूनानी को लाने का श्रेय जो है, यूनानी को भारत में लाने का श्रेय हकीम अजमल खान को जाता है, अजमल खान को जाता है। ठीक है, तो ये दवा की एक पद्धति है, ग्रीक से इसका संबंध है। ग्रीक में किसे, हिप्पोक्रेटस से संबंध है इसका, जिन्होंने इजाद किया था यूनानी को। और भारत में हकीम अजमल खान ने जो है यूनानी को प्रचलित किया है भारत में। ठीक है, हर साल 11 फरवरी को जो है हम लोग यूनानी, वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में मनाते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वर्ल्ड पल्सेज डे कब मनाया जाता है, दलहन दिवस। इसके बारे में जो है पहले भी चर्चा हो चुकी है। वर्ल्ड पल्सेज डे, दलहन दिवस, क्योंकि दाल जो है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो है इसमें प्रोटीन रहता है और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं दलहन पदार्थों में। ठीक है, इस कारण से पूरी दुनिया में जो है
कुपोषण को खत्म करने के लिए, पूरी दुनिया में दलहन की पैदावार को बढ़ाने के लिए, दलहन के उपयोग और पैदावार को बढ़ाने के लिए ठीक है 10 फरवरी को ठीक है मनाया जाता है। अब किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है हर साल 10 फरवरी को ये मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेज डे, यानी दलहन दिवस मनाया जाता है। क्यों? तो पूरी दुनिया में दाल का क्या महत्व है उसे लोग को समझाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, उसके खपत को बढ़ाने के लिए और उसके खेती को भी बढ़ाने के लिए हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेज डे मनाया जाता है। और इसके साथ ही जो है 2016 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज घोषित किया गया था। ये भी याद रखना है आपको, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज घोषित किया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज घोषित किया गया था। तो कई सारे सवाल आपके बन जाएंगे, यानी कि किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज घोषित किया गया था? तो 2016 को। कब मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेज डे? तो 10 फरवरी को। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। कारण क्या है? तो दलहन की खपत और उसके पैदावार को बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि दलहन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो नेशनल वुमेन्स डे, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वुमेन्स डे जो है मार्च में मनाया जाता है 8 मार्च को, लेकिन यहाँ 8 मार्च का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो वो होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे और ये है नेशनल वुमेन्स डे। तो नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को जो है सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था। ठीक है, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। ठीक है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्रता संघर्ष में इन्होंने भाग लिया और वुमेन्स इक्वलिटी के लिए, वुमेन्स इक्वलिटी के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी, काफ़ी आवाज़ उठाई, यानी कि महिलाओं में समानता के लिए जो है काफ़ी आवाज़ उठाई थी। और ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, कहाँ पे पहली बार पोस्टिंग हुआ था राज्यपाल के रूप में? तो उत्तर प्रदेश में जो है इनको राज्यपाल बनाया गया था, सरोजिनी नायडू जी को। इस कारण से जो है सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पे जो है 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। ठीक है, महिलाओं के संबंध में काफ़ी सारे आवाज़ें उठाई, महिलाओं को समान दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वो वेतन में हो या अन्य चीज़ों में समान दर्जा मिलना चाहिए। स्वतंत्रता संघर्ष में भी इनका काफ़ी डायरेक्ट रोल रहा है। ठीक है, काफ़ी योगदान रहा है और इस कारण से जो है सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पे हर साल नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए याद रहेगा। अगला देखते हैं, ये सरोजिनी नायडू जी है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है 14वां एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि मंच कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो 14 नेशनल व्हाट वाज द 14 एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ये क्या है? तो फोरम का मतलब होता है बातचीत का एक मंच। लोग जहाँ बैठ करके अपना अपना आइडिया सजेशन देते हैं, अपना अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे शेयर करते हैं। तो एशिया का जो एक्वाकल्चर फील्ड है, ठीक है, तो ये इसका जो थीम था ग्रो एमोंग ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू, अगर कहीं पे ब्लू कलर है तो ब्लू किसको डिनोट करता है? समुद्र को। ठीक है, यानी कि मत्स्य पालन को। ब्लू इकोनॉमी की बात जब भी हो, मतलब वो समुद्र से रिलेटेड जो है बातें की जा रही है, एक्वाकल्चर से रिलेटेड बातें की जा रही है। ठीक है, तो इसका भी जो ये था मेन था ग्रो एमोंग ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी में जो है बढ़ना है, सभी देशों को बढ़ना है। और फिशरीज के सेक्टर में जो है अंदर वर्तमान के जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, उसके अंतर्गत काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है फिशरीज सेक्टर में। ठीक है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज किसके पास है? तो राजीव रंजन सिंह उर्फ
ललन सिंह के पास है। ठीक है, बिहार के हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के पास जो है ये मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज डेयरी जो है यही संभालते हैं, साथ में पंचायती राज विभाग भी यही संभालते हैं। ठीक है, तो 14वां एशियाई फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। क्यों किया गया है? तो एक्वाकल्चर से संबंधित, मत्स्य पालन से संबंधित सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए, अपने आइडियाज को सजेस्ट करने के लिए, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए इस फोरम का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका एडिशन कौन सा था? तो 14 एडिशन था, 14वां एडिशन था ये। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। विंग्ड राइडर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, विंग्ड राइडर 2025 का आयोजन जो है ये किया गया है ईस्टर्न कमांड में। ठीक है, तो ईस्टर्न कमांड है कहाँ पे? तो इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड वो है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के फोर्ट विलियम में। ठीक है, और इस कमांड का नाम चेंज करके अब रिसेंटली जो है इस कमांड का नाम चेंज करके विजय दुर्ग रख दिया गया है। ठीक है, और यहीं पे आयोजन किया गया है विंग्ड राइडर 2025। विंग्ड राइडर 2025 का आयोजन किया गया है, विंग्ड राइडर 2025। ठीक है, किसके किसके बीच में? इंडियन आर्मी और प्लस इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो है ये एक्सरसाइज किया गया है। ठीक है, ये देश के भीतर ही इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो है एक्सरसाइज किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ईस्टर्न कमांड में किया गया। ईस्टर्न कमांड कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो है ईस्टर्न कमांड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में उड़ान योजना दोबारा शुरू की गई है। यह योजना का कौन सा संस्करण है? ठीक है, तो उड़ान योजना जो है एक्चुअली उड़ान का जो पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। उड़ान, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़ान योजना 2016 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन जो पहला फ्लाइट चला था वो चला था 27 अप्रैल 2017 को। ये फ्लाइट चला था शिमला से नई दिल्ली तक, शिमला से नई दिल्ली तक। ठीक है, बेसिकली उड़ान योजना है क्या? तो जो भी छोटे छोटे शहर हैं, यानी इसमें जो ट्रैवलिंग होगा 200 से 800 किलोमीटर के रेंज में ये ट्रैवलिंग होगा, यानी कि छोटे छोटे जो शहर है वहाँ पे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे और वहाँ पे हवाई सुविधा पहुँचाई जाएगी। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए दरभंगा में एयरपोर्ट्स बना हुआ है। ठीक है, मधुबनी में बात चल रही है, कई जगह एयरपोर्ट्स, लोकल जगहों पे जो है एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये सब इसी उड़ान योजना के अंतर्गत ही छोटे छोटे शहरों में जो है टाइप 2 टाइप 3 जैसे शहरों में वहाँ पे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे और उनको हवाई सुविधा से जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को सुविधा हो सके। ठीक है, और बेहद कम कीमत पे, ऐसा नहीं कि उसका 10,000 15,000 रखना, बेहद कम कीमत पे देश के आम नागरिक इतना एफोर्ड कर सके कि हवाई जहाज में चढ़ सके। ठीक है, योजना का आयोजन कब किया गया? 27 अप्रैल 2017 को पहला फ्लाइट चला, इसलिए योजना की शुरुआत 27 अप्रैल से ही मानी जाती है। अनाउंसमेंट हुआ था 2016 को, अनाउंसमेंट हो गया था। ठीक है, चलिए, तो इसका जो ये वर्जन है ये 5.1 है। ठीक है, ये 5वां वर्जन शुरू किया गया है। ठीक है, 5वां वर्जन जो है शुरू किया गया है उड़ान योजना का। फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट है क्या? ये रिपोर्ट है क्या? ये संस्थान? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संस्था है, ठीक है, ये बर्लिन की एक संस्था है। कैसा संस्था है? तो रिसर्च बेस्ड, यानी कि ये देशों पे रिसर्च करती है, खुद से रिसर्च करती है, कोई गवर्नमेंट से एफिलिएटेड संस्था नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से जो है रिसर्च करती है और 180 देशों पे ये हर साल रिपोर्ट जारी करती है। 180 देशों पर रिपोर्ट जारी करती है।
ठीक है, रिपोर्ट में क्या होता है तो 0 से लेकर के 100 तक मार्क्स देती है कि इतना इतना मार्क्स जो है किस देश को कितना मार्क आएगा। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार 180 देश पे करती है। तो फर्स्ट पोजीशन मिला है किसको, डेनमार्क को मिला है। ठीक है, जहां करप्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और लास्ट में किसको मिला है, लास्ट मिला है साउथ सूडान को, यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, डेनमार्क यहाँ पे करप्शन बिल्कुल नहीं है, साउथ सूडान जहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इंडिया कहाँ पे है तो इंडिया को मिला है 96 रैंक। ठीक है, 96वां रैंक मिला है भारत को। 180 देशों के लिस्ट में जो है 96वां रैंक भारत को है। और मार्क कितना मिला है, कितना नंबर लेके आया है भारत, तो 38 नंबर लेकर के आया है। ठीक है, 38 नंबर लेके आया है कि भारत में करप्शन के मामले में जो है 180 देशों में 96वें नंबर पे है। ठीक है, तो हम लोग जो है अपने अचीवमेंट से काफी दूर हैं और रिसेंट 10 साल में करप्शन काफी हद तक कम हुआ है। और इसमें जो सबसे महमूल जो योगदान है वर्तमान सरकार का वो है जैम ट्रिनिटी, यानी जनधन आधार मोबाइल जो त्रिगुट शुरू किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। ये भ्रष्टाचार को खत्म करने में सबसे ज्यादा जो है इसका योगदान हो रहा है। और जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जितने भी तरह से टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की जा रही है, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है, तो ये जो है करप्शन के मामले में वर्तमान सरकार जो है काफी अच्छी है और काफी बेहतर तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो 180 देशों के लिस्ट में जो है भारत को 96वां स्थान आया है और 38 मार्क आया है। तो आपसे अगर एग्जाम में रैंक पूछेगा तो 96 है और मार्क पूछेगा तो 38 है। कितने देश में रिसर्च करता है तो 180 देश में रिसर्च करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल ये है। हाल ही में 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया है दुबई में। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ठीक है, कहाँ पे किया गया है, दुबई में किया गया है। ठीक है, यूएई में अगर हम इसकी बात करें। ठीक है, ये अगर हम इसकी बात करें तो यूएई के में क्या चलता है, करेंसी क्या है, करेंसी है दिरहम। ठीक है, मोहम्मद बिन राशिद अल नहयान जो है इसके मोहम्मद बिन राशिद अल नहयान दुबई के जो है चलिए अगला जो देखते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आयोजन किया गया है दुबई में किया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यानी कि इसमें क्या है तो पूरे दुनिया से जो भी प्रतिनिधि है अपने अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे और किस तरह से हम लोग को पूरी दुनिया में गवर्नेंस करना चाहिए इसके बारे में वहां पे विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, इसका जो थीम था वो था शेपिंग फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, शेपिंग फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, कहाँ पे किया गया है, दुबई। ठीक है, यूएई के भीतर है। करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, मुद्रा क्या चलती है, तो मुद्रा है दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है यूएई के, मोहम्मद बिन जायद अल नहियान। ठीक है, प्रेसिडेंट है। और मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है प्रधानमंत्री है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम।
ठीक है, उसके प्रधानमंत्री, यूएई के प्रधानमंत्री। तो मेनली जो है इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि किस तरह से पूरी दुनिया में गवर्नेंस किया जाए उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हर साल ये जो है आयोजन किया जाता है। तो 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे आयोजित किया गया है? दुबई में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है ये आयोजित किया गया है दुबई में। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पे जाकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं जो भी क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से जो है अगले दिन के करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। और ये करंट अफेयर्स जो है आपको कहीं से भी नहीं लाया जाता है, ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इस सब से जो न्यूज होते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या जरूरी है उन सब न्यूज़ों को छांट करके यहाँ पे लाया जाता है। तो इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। आप हर प्रश्न को देखिएगा तो एक लगेगा कि यही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो यहाँ पे लाए जाते हैं। तो इसलिए डेली क्लास को अटेंड करें और डेली जो है पीडीएफ से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।